हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वाले वीडियो में हमने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जाना था अपने बिजनेस लॉ में। बिजनेस लॉ जो कि आपका सब्जेक्ट है बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे जितने भी डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इनका आपस में हम इनका डिफरेंसेस जानेंगे। तो इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में बनाया हुआ है। सबसे में आता है आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस, फिर एग्रीमेंट, देन आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट इसका बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या हो गया, इसका मीनिंग। एग्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है? व्हेन अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन whom it is made with requisite consideration is an agreement। जब कोई पर्सन किसी को प्रपोजल देता है और सेकंड पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, तो उस कंडीशन में ये क्या बन जाता है, आपका एग्रीमेंट। इसको बोल सकते हैं एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स एन एग्रीमेंट, ठीक है। फिर आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? When an agreement enforceable by law it becomes a contract। इसमें क्या है, जस्ट एग्रीमेंट में किसी ने आपको ऑफर दिया, फर्स्ट पार्टी ने, सेकंड पार्टी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो एग्रीमेंट बन गया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में हम जब एंटर करते हैं, जब एग्रीमेंट होता है उसके बाद में वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है, तो फिर क्या बन जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। फिर आता है आपका सेकंड बेसिस ऑफ डिफरेंस। एलिमेंट क्या होते हैं? एग्रीमेंट में क्या होता है, जस्ट आपका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें आपके दोनों होते हैं, मतलब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बन के आपका बन गया एग्रीमेंट। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, आपका एग्रीमेंट भी होगा और साथ में एनफोर्सेबिलिटी भी होगी बाय लॉ के द्वारा, ठीक है। फिर डिफाइंड एग्रीमेंट को किस में डिफाइन किया गया हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट को सेक्शन 2 सबसेक्शन एच, ठीक। जो स्कोप है एग्रीमेंट का वो वाइड है इन कंपैरिजन टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि पहले एग्रीमेंट होता है तभी तो जाकर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अगर एग्रीमेंट ही नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, ठीक है। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर इसको बोल सकते हैं कि एवरी एग्रीमेंट नीड नॉट नेसेसरली बी अ कॉन्ट्रैक्ट। ज़रूरी नहीं है कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बने, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए एग्रीमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप नैरो होता है। लीगल ऑब्लिगेशन क्या होता है? डज नॉट इन क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन एग्रीमेंट में, और इसमें कॉन्ट्रैक्ट में क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन। ये था इसका डिफरेंसेस। अब हम आते हैं इसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट्स के, ठीक है। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो क्लासिफाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट, जिसको मैंने इस फिगर में शो किया हुआ है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन, ठीक है। जो इसको हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे, ज़्यादा एक बार में डिस्कस नहीं करेंगे, अदरवाइज आप कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। इनको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी। इसमें पहला आता है आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है? एन एग्रीमेंट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कोई एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जब होता है इफ़ इट फुलफिल ऑल द एसेंशियल रिक्वायरमेंट, जब ये फुलफिल कर पाता है जितनी भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है, गिवन अंडर सेक्शन 10, जो कि सेक्शन 10 के अंडर होती हैं, ठीक है। और सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ। इसका एग्जाम्पल हो गया, एक एग्जाम्पल लेती हूँ जिसमें अर्जुन है एक पर्सन और सेकंड पार्टी है विजय। अर्जुन प्रपोज करता है सेल करने के लिए अपनी 1 एकड़ लैंड, 1 एकड़ की ज़मीन बेचने को बोलता है विजय को 1 लाख रुपए में, ठीक है। तो इस कंडीशन में पार्टीज आर कैपेबल टू डू दिस कॉन्ट्रैक्ट बाय लॉ, सो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सपोज जो अर्जुन है वो विजय को बोल रहा है कि मुझे अपनी 1 एकड़ ज़मीन बेचनी है और इसका प्राइस 1 लाख रुपए लूँगा मैं 1 एकड़ ज़मीन के, ठीक है। तो विजय
रेडी हो जाता है उसकी बात पर, दोनों पार्टीज केपेबल हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार है, वो अपनी ज़मीन बेचने के लिए तैयार है, दूसरा खरीदने के लिए तैयार है, बोथ पार्टीज जो हैं वो अग्री हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया आपका, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, क्योंकि ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है, ठीक। अब सेकंड पे आते हैं, आपका सेकंड कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है। अब आदमी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है, अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज वैलिड बट दैट कैन बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड, जो वैलिड तो होता है लेकिन डिक्लेयर क्या हो जाता है, इनवैलिड, एट द रिक्वेस्ट ऑफ वन ऑफ द पार्टीज, किसी एक पार्टीज की रिक्वेस्ट करने पर, क्योंकि ये किस कंडीशन में होता है, बिकॉज ऑफ डिफेक्ट और इलीगैलिटी इन मेकिंग इट। जैसे कि दो पार्टी हैं, ठीक है, शुरू में तो वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब वैलिड हो गया, फिर उन दोनों में से कोई एक पार्टी बोलती है कि ये चीज़ मेरे से फोर्सफुली करवाई गई है या मैं इसके लिए तैयार नहीं था उस टाइम, अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं ख़त्म कर दूँ लीगली, तो वो उस कंडीशन में वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है आपका, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर है, ए और बी दो पार्टीज़ हैं, पार्टी ए पार्टी बी, A threatens to shoot B if he does not sell his new Bajaj bike to A for ₹2000। इसमें क्या पता चलता है हमें, A एक पर्सन है, एक पार्टी है जो B को धमकी दे रहा है, थ्रेटन कर रहा है कि अगर वो उसको अपनी न्यू बजाज जो बाइक है 2000 में नहीं देगा, मतलब ए धमकी दे रहा है बी को कि अगर तुम मुझे अपनी बाइक 2000 में नहीं दोगे तो उस कंडीशन में बी अग्रीज द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन ब्रॉट अबाउट बाय कोर्शन एंड इट इज़ वॉइडेबल एट द ओपिनियन ऑफ बी। मतलब इस कंडीशन में क्या हो गया, ए ने बी को धमकी दी है कि तुम्हें तो मेरे को देनी ही देनी है, मुझे 2000 में ही चाहिए। एक तरीके से उसने वो सेकंड पार्टी को डरा धमका दिया, कोई भी उसकी कोई फॉल्ट पकड़ लिया है, किस भी वे में उसको धमका दिया जस्ट, और बी उसके प्रेशर में आके बी ने बोला चलो ओके मैं दे दूंगा, ठीक है। उस कंडीशन में क्या हो गया, ये ओपिनियन जो हो गया बी के रिगार्डिंग वॉइडेबल हो गया। तो इस कंडीशन में ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा आपका, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, क्योंकि ये रिजल्ट किसका है, कोर्शन का, इसमें इन्फ्लुएंस हो रहा है, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन वॉइडेबल हो रही है, इस वजह से इसमें दोनों पार्टीज का फ्री कॉन्सेंट नहीं है। इस कंडीशन में ये कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइडेबल हो सकता है, ठीक है। फिर आता है आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि व्यर्थ, एन एग्रीमेंट टू कैरी आउट एन इलीगल एक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब बिल्कुल ही बेकार ही है, व्यर्थनीय है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं है और कोई भी ये इन्फोर्स बाय लॉ नहीं है। जैसे कि आपका ड्रग डीलिंग का कॉन्ट्रैक्ट आ गया, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ड्रग डीलर्स एंड बायर्स इज़ अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ड्रग डीलिंग जो है वो बैन है, उसको कोई भी लॉ एनफोर्सेबल नहीं करती है, तो इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना ले दोनों पार्टी में आपस में, ड्रग डीलर या फिर बायर, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा आपका, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या पढ़ा था हमने, उसने उसको डरा के धमका के या मिसरिप्रेजेंट करके फैक्ट और फिगर्स को, या फिर धमकी देकर उसको अपनी बात बनवा ली, लेकिन वो सेकंड पार्टी के लिए सही नहीं थी, तो उस कंडीशन में भी वो वॉइडेबल हो सकता है। और यहाँ पर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही बेकार है, क्योंकि ये ड्रग डीलिंग का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। फिर आते हैं आपके इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट वाज मेड फॉर इलीगल पर्पस, ये इलीगल पर्पस के लिए हो जाता है, जो लॉ का उल्लंघन करते हैं, जो वायलेट करते हैं लॉ को, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है विच इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, ठीक है, जो लॉ के अगेंस्ट है। जैसे कि सपोज पार्टी ए एंड बी क्रिएट अ एग्रीमेंट, ए और बी पार्टी ने एक एग्रीमेंट क्रिएट किया, बट एग्रीमेंट इज अनेबल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स।
जैसे कि मैंने कोई जैसे पार्टी ए और बी ने कोई भी एग्रीमेंट बनाया तो वो सारी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रही हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर आती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इलीगल बन जाएगा। जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स पेपर वर्क आर नॉट मैचिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड कंडीशन, मतलब जितना भी उसका रजिस्टर जो पेपर बन जाते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट के, उसमें कोई पॉइंट कोई फैक्ट कोई स्टेटमेंट्स मैच नहीं कर रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन से, या जो भी उसमें क्लॉज होंगे उससे मैच नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट आपका इलीगल हो जाएगा, मतलब आपने रूल को तोड़ा। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट वॉइड एग्रीमेंट, ये भी इन्फोर्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी है। ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट क्या बोलता है, ये सेक्शन 2 और सब सेक्शन जी में आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 में। एन एग्रीमेंट विच इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ वॉइड, जो एक्ट होता है स्पेसिफाइड वेरियस फंक्शन का ड्यू टू विच एन एग्रीमेंट मे बी कंसिडर्ड एज वॉइड एग्रीमेंट, दिस इज नो लीगल फंक्शन, इसका कोई लीगल फंक्शन नहीं होता और ना ही कोई फॉर्मेलिटीज अराइज होती हैं एग्रीमेंट में, तो ये हो गया आपका वॉइड एग्रीमेंट। तो सेक्शन 2G कहता है एन एग्रीमेंट नॉन एनफोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड, जो एक्ट होता है स्पेसिफाइड वेरियस फैक्टर्स का ड्यू टू विच एग्रीमेंट में बी कंसिडर्ड एज वॉइड एग्रीमेंट, वन ऑफ दीज फैक्टर्स अनलॉफुलनेस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि आपकी इलीगैलिटी आ गई कॉन्ट्रैक्ट की जो इसको बनाती है वॉइड। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी। ठीक है, तो 1 by 1 इसको समझेंगे, अदरवाइज ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आप लोगों को। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन या फिर आगे जो भी फर्दर होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। होप सो स्टूडेंट इतना आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।